हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विराट। और जैसे कि मैंने आपको पहले से अवगत कराया था कि मैं आज से ज्योग्राफी की क्लास जो है ले रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी क्लास है, आजकल के जो बच्चे यूपीएससी या फिर कोई संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उपयोगी कोई अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा ये चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो मैं बता दूँ, जो मेरे चैनल पे इस बार नए आए हैं, ठीक है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आगे जो और भी वीडियो डालूँ वो आप आराम से उसको देख सकें। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हाँ, आपको बताता हूँ कि ये ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। पहले तो मैं ज्योग्राफी में 3 पार्ट ले रहा हूँ। पहला जो है हमारा भारत का भूगोल हो गया, ठीक है। दूसरा है विश्व का भूगोल, और मेरा एक तीसरा है, वो है सामान्य भूगोल। तो सामान्य भूगोल में हम क्या जानेंगे? सामान्य भूगोल में जैसे भूगोल का नामकरण कैसे हुआ, भूगोल के बारे में हम भूगोल का जो शब्द है भूगोल, ये कैसे उत्पन्न हुआ, ठीक है। और भूगोल को पढ़ने किस सन में हमें मिला, मतलब किस सन में ये हम लोग के लिए आया कि ये हम भूगोल को किस सन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, सौरमंडल है, ब्रह्मांड है, इन तब के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम भारत का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, सामान्य भूगोल के बारे में। तो सामान्य भूगोल में तो सबसे पहला मैं बता दूं कि जो सामान्य भूगोल में है, सामान्य भूगोल में सबसे पहला हमारा दिया कि भूगोल के नामकरण एवं इस विश्व को प्राथमिक स्तर पर सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। यानी भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि आप इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसी तरह से पढ़ा रहा हूं आपको कि आप आराम से इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो और आगे मैं आप बताता हूँ। दूसरा है हमारा कि हिकेटियस, जो एक भूगोल के ही मान लीजिए एक लेखक या फिर कोई अन्य दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोड्स, जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोड्स यानी पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों के क्रमबद्ध समावेश किया। यानी इनका कहने क्या है कि हिकेटियस जो एक दार्शनिक था, उन्होंने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियोड्स ने यानी पृथ्वी के वर्णन में सर्वप्रथम इसका भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया, और ये दूसरा हो गया हमारा। और अब जो तीसरा है हमारा, तीसरा है, हाँ, तो तीसरा हमारा क्या है? अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। यानी जो हम भूगोल यानी जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसे 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी पढ़ने के लिए, इसको स्वतंत्र रूप से, ठीक है। इसको स्वतंत्र रूप से भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी अध्ययन के लिए। और अब जो है दूसरा हमारा है, वो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी 20वीं शताब्दी, जो आज की शताब्दी चल रही है, ठीक है, तो इस शताब्दी में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी ये मान्यता मिली 19वीं शताब्दी में, और अब 20वीं शताब्दी में इसको अध्ययन के लिए मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक में विकसित हुआ था। तो इसकी 2 विचारधाराएं थी कि ये कैसे विकसित हुआ। इसकी 2 विचारधाराएं थी। तो इसकी 2 विचारधारा में पहली विचारधारा क्या है? संभववाद, ठीक है। पहली विचारधारा क्या है हमारी? वो है हमारी संभववाद। तो इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, एक तो ये हो गया, तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, ठीक, ये हो गया। और इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता कौन? वाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। यानी इस जो हमारी ये जो हमारी 2 विचारधाराएं हैं, इसमें से पहली विचारधारा में क्या कहा है कि संभववाद, एक विचारधारा हमारी होती है संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी जो हमारा पर्यावरण है उसको परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा
वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी यहाँ कहने क्या मतलब है कि एक तो पर्यावरण में हम मनुष्य जो हैं अपने आप परिवर्तन कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विचारधारा के समर्थक जो थे वो एक भूगोलवेत्ता थे जो थे वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रे। ठीक है, और अब जो हमारी दूसरी है, ठीक है, दूसरी है हमारी, वो है निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद को हम पढ़ लेंगे। क्या है निश्चयवाद हमारा? निश्चयवाद है हमारा निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। यानी जो हमारा जो पहली वाली थी, पहली वाली कौन सी? संभववाद में। ठीक है, संभववाद में हमको पर्यावरण में अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन करने में कोई हमको वहाँ पे रोक टोक नहीं थी। ठीक है, वहाँ स्वतंत्रता हमको आज़ादी से मिली हुई थी। लेकिन इस जो हमारी ये दूसरी विचारधारा है, इसके अनुसार मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कम करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो कौन थे? भूगोलवेत्ता। वो थे हमारे, पहले तो हमारे थे रीटर रेटजेल। ठीक है, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक जो थे रीटर रेटजेल थे, और एलन सैम्पुल और हटीघटन थे सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है निश्चयवाद में इसके अनुसार मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम थी। किसके अपेक्षा? संभववाद की अपेक्षा। तो इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो रीटर रेटजेल जो नवीन निश्चयवाद के संस्थापक हैं, और एलन सैम्पुल और हटीघटन सॉरी। ठीक है, हटीघटन। तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है हमारे भूगोल के जनक। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो है भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक के बारे में क्या कहा गया है? देखिए, भूगोल के कई भाग होते हैं। भूगोल के खाली एक भाग नहीं होते हैं कि खाली भूगोल यानी ज्योग्राफी के भी कई पार्ट होते हैं। तो उनके तो जब कई अलग अलग पार्ट है ज्योग्राफी के, तो उनके भी अलग अलग कोई ना कोई जनक होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, यानी ज्योग्राफी के जनक कौन कौन है, यानी भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक में पहला जो हमारा आता है वो है तो सीधे भूगोल का जनक जो है हमारे कौन? हिकेटियस। यानी भूगोल के जो जनक हैं वो हमारे हिकेटियस हैं। और जो दूसरा हमारा दिया है, दूसरा क्या दिया है हमारा? दूसरा दिया है वर्तमान भूगोल का जनक, जो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं वो भूगोल। ठीक है, वो भूगोल के जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, तो जो पहले वाले भूगोल थे उनके तो हो गए आपके हिकेटियस, और जो हमारे अभी वर्तमान वाले भूगोल के जनक हैं वो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो और जो तीसरा है व्यवस्थित भूगोल का जनक वो है इरेटोस्थनीज। ठीक है, जो व्यवस्थित भूगोल का जनक है वो है इरेटोस्थनीज। ठीक है, और चौथा हमारा दिया है जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक जो थे इरेटोस्थनीज। यानी जो हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं उसी को सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द जो नाम दिया था उन्होंने, वो थे इरेटोस्थनीज। ठीक है, जो भी सुव्यवस्थित ज्योग्राफी के जनक थे। ठीक है, और अब जो पांचवा है भौतिक भूगोल का जनक वो कौन है हमारा? पीलोडोनियस। यानी जो भौतिक भूगोल के जनक हैं वो है कौन? पोलिडोनियम। ठीक है, तो अब ये हो गया। और अब छठा जो दिया हमारा, छोटा दिया है सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? तो सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल ओ सावर। ठीक है, और सातवां जो दिया हमारा, सातवां दिया है गणितीय भूगोल के संस्थापक। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमिंडर। ठीक है, गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व एनेक्सीमिंडर। ये सब हमारे देश के नहीं है, ये सब तो वैसे विदेशों के ही हैं। ज़्यादातर क्या, वैसे सारे ही विदेशों के हैं, भारत के कोई है नहीं। ठीक है, इसलिए नाम इनके अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, तो आठवां जो है हमारा विश्व ग्लोब का निर्माता। ग्लोब जो जिस पे सारे मानचित्र अंकित हैं। ठीक है, जो गोल गोल रहता है, देखे होंगे आप लोग ग्लोब, उसके निर्माता कौन है? मार्टिन वेहम। विश्व ग्लोब के निर्माता हो गए मार्टिन वेहम। और जो नवा दिया है हमारा वो कौन है? विश्व मानचित्र के निर्माण करता है। मानचित्र देखे होंगे, भारत का होता है, विश्व का होता है। ठीक है, उनके जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है? एनेक्सीमेंडर।
ठीक है, एनेक्जीमेंडर उनके रचना व मानचित्र के निर्माण करता है। फिर हमारा 10वां जो दिया है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार वो कौन है? स्ट्राबो। यानी भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार जो है वो कौन है? वो है स्ट्राबो। ठीक है, तो अब आप अगर इनकी नोट्स बनाते चल रहे हैं तो ये आपको आराम से याद भी हो जाएगा और आपको नोट बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। सॉरी, तो आगे हम क्या है, आगे यहाँ पे दिया है हमारा भूगोल की कुछ परिभाषाएं। अब जैसे भूगोल के कई जनक थे तो उनके अलग अलग मत हो गए भूगोल के बारे में, तो उन्हीं तरह भूगोल की कई अलग अलग जो है परिभाषाएं भी हैं। ठीक है, तो भूगोल की अलग अलग जो परिभाषाएं हैं वो देख लेते हैं। वो क्या है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशपिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में, ठीक है, भूधरातल क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक ऐनी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करना क्या है हमारा? ज्ञान प्राप्त करना है। ये कहा कौन था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशपिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूतरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक ऐनी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है। किनको? लोगों को। ये कौन कहा था? ये कहा था हमारे स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कौन? जो भी हमने आगे पढ़ा है, कौन है स्ट्रैबो? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार जो थे, उन्होंने एक ये परिभाषा है भूगोल के मत में स्ट्रैबो की। ठीक है, तो अब ये हो गया। और जो दूसरी अब विशेष जो दूसरी हमारी है, दूसरी हमारी कौन है परिभाषा? दूसरी परिभाषा है हमारी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ये किसने कहा था? ये कहा था कैलेडियम टॉलमी ने। ठीक है, कैलेडियम टॉलमी ने ये कहा था। और जो तीसरी हमारी मत है किसकी? कार्ल रिटर की। उन्होंने क्या कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा? ये कहा था हमारे कार्ल रीटर ने। ठीक है, कार्ल रीटर ने ये कहा था। और अब जो चौथी है, कौन? आर्थर होम्स की परिभाषा। वो क्या है? भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव के रहने का स्थान है। यानी भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये किसने कहा था? आर्थर होम्स ने कहा था। ठीक है, तो अब ये चार हो गई। अब इसमें मैं बता दूं कि इसमें आपके लिए सबसे पहली जो है वही आपके लिए सही में मतलब समझने के लिए है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशपिंडियों, स्थल, महासागरों, जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक ऐनी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना है, जो स्ट्रैबो ने कहा था। यही एक डिफिनेशन है जो हम पढ़ सकते हैं। बाकी आप उसको भी देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन ये थोड़ी आपको सरल दिखती है। ठीक है, और अब जो है हमारा वो है हमारा क्या? ब्रह्मांड। ठीक है, तो अब हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, कैसे हुआ, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये किस तरह के हैं, किस तरह दिखते हैं, इनके बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी ब्रह्मांड में किसको कहते हैं? कि अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। और अब हम अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि दूसरों शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। यानी अगर हम पहली वाली डिफिनेशन से नहीं सही से समझ पाते हैं तो दूसरी जो सब डिफिनेशन है हमारी, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी आकाशगंगाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं
कि मैं तो अभी आपको खाली इस तरह समझा रहा हूँ, आगे के जो वीडियो होंगे मेरे वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे यानी स्मार्ट बोर्ड पे आपको मैं बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। और उसमें आपको मैं चित्र बनाकर भी सिखाऊंगा और ब्रह्मांड को बताकर सही से चित्र बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब पे बने रहिएगा, और जो भी नए आए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यार प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ताकि मैं अभी जान सकूँ कि मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ सही से, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखते हैं। आगे हमारा है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, ठीक, क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। जैसा कि आपने परिभाषा पढ़ी, ठीक है, उसमें अलग अलग अनेक अनेक मत हैं, उनके जनक भी अनेक अनेक हैं। इस तरह ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई उनके बारे में सिद्धांत में अलग अलग हैं, ठीक है। तो सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत में पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है। तो पहला हमारे क्या सिद्धांतों में पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी बिग बैंग थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिद्धांत को, ठीक है। तो जो इस सिद्धांत के निर्माण करता है या फिर इस सिद्धांत को जिसने दिया था, प्रतिपादित किया था, वो कौन थे? एब जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। महाविस्फोटक सिद्धांत की जो वो इन्होंने प्रतिपादन किया था इस सिद्धांत का, वो कौन थे? एब जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। और अब जो दूसरा हमारा सिद्धांत है वो कौन सा है? साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, ठीक है। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, यानी स्टेडी स्टेट्स थ्योरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जो इनके जो ये सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो कौन थे? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी, ठीक है। इन्होंने कहा था किस चीज़ को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, ठीक है। इन दो सिद्धांतों को इन दो क्या, ये एक ही नाम है लेकिन ये इनको दो नाम बता दिए गए हैं इस तरह से कि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और जो हमारा चौथा है, तीसरा जो है हमारा, तीसरा क्या है? डोलन सिद्धांत, यानी प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है। तो इस इन्होंने जो प्रतिपादित किया था वो थे हमारे डॉक्टर एलन संडेजा, ठीक है। वैसे ये शायद मेरा नाम, ये जो नाम है पहले भारतीय लग रहा है हमको, है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और जो अब चौथा है हमारा, चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा स्फीति सिद्धांत, यानी इन्फ्लेटरी थ्योरी, ठीक है। तो इसको जो प्रतिपादित किया था उन्होंने वो थे एलेन गुथ, ठीक है, एलेन गुथ। तो ये चार सिद्धांत इसके बारे में हम पढ़े हैं, तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, ठीक है, ब्रह्मांड की हो गई, ये ब्रह्मांड के बारे में चार सिद्धांत हो गए, इन्होंने किसने प्रतिपादित किया था ये हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पहले पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जो भी हमने ऊपर पढ़ी है, यही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो हमने अभी पहले सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, कौन सी? ये देख लीजिए आप, हाँ ये देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत यानी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने इसको प्रतिपादित किया था। यही जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक सिद्धांत इसका मान्य है, ठीक है। तो अब ये मान हो गया। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, यानी जो इसका अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इसके जो प्रतिपादन थे वो कौन थे? एब जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है। ये कौन थे? हमारे बेल्जियम के खगोलज्ञ थे, ठीक है, बेल्जियम के खगोलक थे। बाद में रॉबर्ट बैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी, यानी जो हमारे ये बेल्जियम के खगोलज्ञ थे सर जी एब जॉर्ज लेमेंटियर, ठीक है, ये जो थे खाली सिद्धांत दे दिए, लेकिन बाद में जो हमारे एक और ये जो आए हमारे सर जी, ठीक है, जो हमारे बाद में सर जी आए यहाँ पर रॉबर्ट बैगनर, इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी कि इस सिद्धांत में आखिर है क्या, समझाया क्या गया है, ठीक है, इसको समझाया गया था। तो अब ये महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। तो पहला जो है, पहला है हमारा, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोल्ड एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था,
ठीक है, यानी आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, ठीक है, यानी आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज, ठीक है, इन सब के बारे में बात कर रही थी। अति छोटे गोल्ड यानी बहुत छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, ठीक है, एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन सर्वाधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। जो आप रात में तारे देखते हैं तो उनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व अनंत था, इस बारे में कहा गया है यहाँ पे। तो अब जो दूसरा हमारा ये इस विस्फोटक सिद्धांत के अनुसार दूसरा है हमारा, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे ब्रह्मांडीय विस्फोट कहा गया, बिग बैंग थ्योरी कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे तापमान पदार्थ निर्मित हुए, ठीक है, इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ, यानी यहीं से ब्रह्मांडीय पिंड बने, ठीक है, यहीं से ब्रह्मांडीय पिंड बने। अब क्या है कि ये कह रहा है कि विज्ञानियों का विश्वास है कि विस्फोट यानी जो महाविस्फोट बिग बैंग थे, इनकी घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि वैज्ञानिकों का विश्वास है कि विस्फोट जो हुए थे वो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुए, यानी बहुत पहले हुए थे। ठीक है, तो महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ था। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व यानी 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, वो है जिससे ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, यानी जब सौरमंडल का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ ही होगा। ठीक है, तो ग्रह उपग्रह का निर्माण हुआ, तो यानी इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस बारे में अगर हम जैसे हम पहले बताए थे आपको कि जो ब्रह्मांड की बनने की जो सबसे पहली वो सिद्धांत था, कौन सा, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत था, उसी के बारे में यह बताया गया कि सबसे सिद्ध हुआ था वो सिद्धांत। तो वही बता रहा है कि इस परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नासा ने 2001 ईस्वी में, ठीक है, यानी 2001 ईस्वी यानी 2001 सन में नासा ने MAP यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की थी। यानी ये जो बता रहा है कि यह आकाश गंगाओं के साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया और इसमें निरंतर विस्तार जारी है, ये इसकी पुष्टि कौन किया था? इसकी पुष्टि नासा ने 2001 ईस्वी में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है, ये हो गया। अब जो आगे हमारा है, आगे क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हम्बल, ठीक है, एडविन हम्बल का योगदान उल्लेखनीय है। यानी जो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार हो रहा था उसके साक्ष्य यानी सबूत यानी एविडेंस जुटाने में कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, उसमें जो योगदान दिया था वो कौन थे? एडविन हम्बल। ठीक है, तो अब ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष के सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति के पता चलना, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में
सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोटन होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। यानी यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में, ठीक है, ब्रह्मांड के निरंतर साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष के सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति के पता चलना, यानी अंतरिक्ष में जो सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति है उसको पता चलना, और अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ठीक, अब क्या हो गया, आप इसको नोट, यहाँ देखिए नोट यहाँ पे शब्द आया भी है, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आप इसको नोट करते जाइएगा कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नासा, ठीक है, द्वारा, नासा तो आप जानते ही होंगे क्या है। नासा एक अंतरिक्ष की एजेंसी है। ठीक है, अभी जल्दी में नासा ने कई परीक्षण भी किए हैं, मंगलयान भी दिया था आपको उसमें, लेकिन फेल हो गया था। ठीक है, नासा द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किसन ने नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब यानी MAP का शुभारंभ किया गया। ठीक है, यानी नासा द्वारा 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन ने नेतृत्व में, यानी बिग बैंग की जो पुष्टि की थी, बिग बैंग की पुष्टि मैप परियोजना, ठीक है, बिग बैंग की पुष्टि यानी माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब मैप का शुभारंभ किया था किसने, नासा ने 30 जून 2001 ईस्वी को। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं कि डेविड विल्किंसन ने नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि जो माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब का शुभारंभ किया था किसने, नासा ने 30 जून 2001 को किया था। अब क्या कह रहा है कि मैप एक खोजी उपग्रह है, इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। यानी जो मैप था हमारा, क्या मैप, क्या ये माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब यानी मैप, ठीक है, मैप बिग बैंग की पुष्टि होती है 11 फरवरी 2013 को। इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा, बिग बैंग वाला महाविस्फोट सिद्धांत, इसके बारे में ब्रह्मांड में बहुत सी कई कथाएं हैं। ठीक है, तो इसी के शोध के अनुसार ब्रह्मांड की जो आयु है 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। ठीक है, फरवरी 2013 में इस सिद्धांत के आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की थी। किस सिद्धांत के अनुसार पर, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की थी किसने, नासा ने 11 फरवरी 2013 को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डेविड विल्क की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान मैप उपग्रह का नाम जो है 11 फरवरी 2003, ठीक है, 11 फरवरी 2003 को वी मैप यानी विल्किसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब, ठीक है, यानी जब ब्रह्मांड की तो आयु निर्धारित हो गई, ठीक है, ब्रह्मांड की जब आयु निर्धारित हो गई तो डेविड विल्की सितंबर 2002 के निधन के पश्चात उनके सम्मान में एक मैप उपग्रह का नाम, ठीक है, 11 फरवरी 2003 को वी मैप के नाम से, विल्किसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब के नाम से रखा गया। ठीक है, क्या यहाँ पे देखिए प्रोब रखा गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, और आगे यहाँ पे कह रहा है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN यानी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया करते हैं परीक्षा में। ठीक है, ने जो है जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, ठीक है, 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज ड्रैगन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि
ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए। जब आखिरकार ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसमें कई तो रहस्य होंगे ही होंगे, बहुत से रहस्य हैं अभी जान भी नहीं पाए हैं, बहुत से लोग इसमें कई अपनी जान गंवा चुके हैं, बहुत से ऐसे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जिनेवा में पृथ्वी सतह से 50 से 175 मीटर नीचे, ठीक है, यानी पृथ्वी सतह से 50 से 175 मीटर नीचे जो है 28 किलोमीटर लंबे सुरंग में लार्ज ड्रेजन कोलाइजर, ठीक है, लार्ज ड्रेजन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। यानी जो यहाँ पे लार्ज ड्रेजन कोलाइजर LHC यहाँ पे बता रहा है, ये इस महाप्रयोग का नाम है। कौन सा महाप्रयोग? जो 2010 में किया था ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, जिसमें जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 28 किलोमीटर लंबे सुरंग में महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया था, जिसका नाम था लार्ज ड्रेजन कोलाइजर LHC। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था। ठीक है, असफल रहा था, इससे प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। अब यह क्या कह रहा है कि जो 2008 की सितंबर 2008 में यह महाप्रयोग तो असफल रहा था। इसमें भी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मांड में कई रहस्य हैं और उस रहस्य को जानने के लिए कई अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ठीक है, तो उसी में यह कह रहा है कि सितंबर 2008 ईस्वी में यह महाप्रयोग असफल रहा था, इससे प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि देखिए यहाँ पे बता रहा है कि माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला हिग्स बोसान, ठीक है, यहाँ पे देखिए हिग्स बोसान का नाम आया है कि लगभग प्रकाश गति से टकराया गया था, हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। और ये जो हिग्स बोसान आया है, यही ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हुए हैं, ये बताया गया है इसमें। क्यों बताया गया है? क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है CERN। ठीक है, यूरोपियन वाला जो अभी आपने बताया था आपको, क्या यूरोपियन वाला ये, ठीक है, क्या ये CERN जो लिखा है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, क्या यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने CERN ने 4 जुलाई 2012 ईस्वी को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। यानी जो CERN है उसने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की, जिसमें इसमें ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता रहा है। एक तो हिग्स बोसान हो गया, उसको छोड़िए आप। ठीक है, हिग्स बोसान के आधार पर एक नया जो मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल, एक मिलता जुलता एक और पार्टिकल की खोज करने में सफलता मिली थी। वो क्या था? वो था हमारा सब एटॉमिक। ठीक है, ये सब नाम जो हैं आप इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आगे मैं और आपको बताऊंगा, ऐसे चलते रहेगा, आप कापी में नोट करते रहेगा इसको। ठीक है, उपलब्धि माना जाता रहा है, ये हो गया। फिर क्या कहा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल पारमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के, नाम सुना होगा वैसे, सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 ईस्वी में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु, ठीक है, कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी।
ठीक है, यानी जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिंग्स थे, ठीक है, वो कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए जो है गॉड पार्टिकल की एक परमाणुविक अवधारणा को पेश किया था 1964 में, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। ये हो गया। अब क्या दिया है यहाँ पे देखिए, सबसे बहुत ही एक एक नंबर वाले भी हैं, नंबर है, बेसिक चीज़ भी है ये सब ज्योग्राफी की, इसको समझना, आपको समझना है कि इसको याद भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिसने यहाँ पूछा है कि वहाँ कहा गया है कि ब्रह्मांड का व्यास इतने प्रकाश वर्ष है, कितने 10 8 प्रकाश वर्ष है, ठीक है, ये है कहा गया यहाँ पे। अब ये आप तो समझना पड़ेगा कि कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर से भी यह प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कितने कि ब्रह्मांड का व्यास कितने प्रकाश वर्ष है, ठीक है। तो अब यहाँ फिर बोला है कि सौ ब्रह्मांड का अनुमानता 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, आकाशगंगाओं, ठीक है। उसी तरह मंदाकिनी, ब्रह्मांड में अनुमानता 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सीज, यानी मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सीज कहते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक बोसन थ्योरी पर आधारित थी, ये सॉरी ये तो गलत ही है आपका, ठीक है, बोसन थ्योरी पर आधारित थी, ठीक है। अब वो हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि मंदाकिनी जो है तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखलाई पड़ता है। जैसे कि आप कभी ध्यान दीजिएगा, कभी आप आसमान की तरफ देख रहे हो रात में और वहाँ जो तारे निकलते हैं, ठीक है, जो तारे निकलते हैं वहाँ देखेगा तारों जो कोई कोई तारे ऐसे होते हैं जो हल्के हल्के धुंधलाते हुए रहते हैं, ठीक है, यानी कभी तेज होता है, कभी उनका प्रकाश कभी धीमे हो जाता है, ठीक है, वो मंदाकिनी होते हैं, ठीक है। तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, ठीक है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला से दिखलाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, ठीक है, मंदाकिनी गैलेक्सीज कहलाता है, मंदाकिनी गैलेक्सीज कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, हमारी पृथ्वी की एक अलग ही एक अपनी मंदाकिनी है, ठीक है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, मिल्की वेव नहीं मतलब जो दूध का रास्ता नहीं, ठीक है, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वेव कहते हैं। यानी भारत की एक अलग एक मंदाकिनी है, ये गर्व होना चाहिए कि भारत की एक अपनी पृथ्वी की एक अपनी मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि जो अभी तक हमने ज्ञात करी मंदाकिनी, वैसे मंदाकिनी तो हमारा पृथ्वी की एक है ही है अपनी, ठीक है, लेकिन अभी जो इसका मंदाकिनी पे ज्ञात हो चुका है कितना परसेंट, 80% जो भाग हमें ज्ञात हुआ है उसका भाग सर्पीला है, और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, ठीक है, गैलीलियो ने देखा था इस मंदाकिनी को सबसे पहले। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया, यानी एंड्रोमेडा। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अब कह रहा है कि नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है डवार्फ मंदाकिनी, यानी नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो है, ठीक है, नवीनतम जो ज्ञात मंदाकिनी है गैलेक्सी जो है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी, ये हमारी नवीनतम ज्ञात है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीत और चमकीले तारों का समूह है, यानी आर्यन नेबुला जो है ये हमारी आकाशगंगा के सबसे शीत और चमकीले तारों का समूह है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अलग से हमने एक जोड़ा है, ठीक है, ये क्या है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा जो बदलता दृष्टिकोण जो है उसके बारे में मैंने आपको एक थ्योरी ऐसा समझाई है, ठीक है। तो अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण, यानी प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, ठीक है, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशपिंडीय विभिन्न कक्षाओं में करते हैं, ठीक है, करते हैं, इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया। यानी अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या
भूकेंद्रीय सिद्धांत हमारा क्या है, यानी भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या 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 कह रहा है कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण भारत का केंद्र माना जाता है, जिसे जिसकी परिक्रमा सभी आकाशपिंड विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। यानी प्रारंभ से ही, मतलब बहुत पहले से ही पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। ठीक है, केंद्र तो माना जाता है ब्रह्मांड का, और उसके साथ साथ सभी इसकी परिक्रमा आकाशपिंडियों विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। ठीक है, ये कहा गया इसमें, किसमें, भूकेंद्रीय सिद्धांत में कहा गया है। अब इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री कलाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। क्या भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोलशास्त्री कलाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था, ये कह रहा है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि इसके बाद पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कॉपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। यानी जो अभी तक हम बात करते आते हैं कि सूर्य की, जैसे सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, उसमें पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये जो आप कहा था, ये पोलैंड के खगोलशास्त्री निकोलस कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, ये कहा था। फिर क्या कह रहा है कि अतः सूर्य विश्व का या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया, इसे सुकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया, यानी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया, ये सूर्य केंद्र सिद्धांत क्या है, ये सूर्य केंद्र सिद्धांत क्या है हमारा, सूर्य केंद्र सिद्धांत क्या है कि सूर्य ब्रह्मांड केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हो गया हमारा। फिर क्या कह रहा है, 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे, ठीक है, 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी कोई सूर्य को ब्रह्मांड केंद्र माना गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रे के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। यही बात है। ठीक है, और अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अब कह रहा है केंद्र माना गया। अब क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई है। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया तथा इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड केंद्र का होने का गौरव समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 20वीं शताब्दी यानी इस शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी और दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। यानी अब हमारी जो इस शताब्दी की शुरुआत में हमारी मंदाकिनी और दुग्ध मेखला की तस्वीरें स्पष्ट हुई, जिससे सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। ठीक है, ये कह रहा है इसके अंदर, ये हो गया। तो अब ये हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, और अब जो हमने पढ़ाया है इसको आप पक्का आप नोट्स बनाते रहिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहिए, ये आपको अच्छे समझ में आएगा। अब वैसे अभी तो मैं आपको खाली पीडीएफ की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाऊंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक से एक निचोड़ करके मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पहला वीडियो कैसा अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। ठीक है, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए अच्छी तरीके से और बना सकूँ, और अच्छी तरीके से बना सकूँ, आप अपनी और मेहनत कर सकें। यानी क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है, इसलिए आप भी मेरी तरफ से कोई मेहनत कर दीजिए, खाली प्रेस आइकन को क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस मैं यही है। ठीक है, धन्यवाद।